दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। आज लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन विधेयक 2026 पेश कर दिया गया है। इसके साथ दो और संशोधन है। डिलिमिटेशन किया जाएगा, जो लोकसभा का क्षेत्र है उसमें बदलाव होगा, और केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026-20 का एक अंग है, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेशों में महिला आरक्षण और सीटों की संख्या और डिलिमिटेशन का प्रस्ताव पेश किया गया है। समस्या ये है कि ये अचानक से लाया गया है। इस पे आज और कल 2 दिन चर्चा होगी और कल शाम को 5 बजे इस पे वोटिंग होगी। फिलहाल तो ये बिल चर्चा के लिए पास हो गया है, लेकिन इस पे फाइनल वोटिंग कल होगी। इस बिल का विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। विपक्ष का अपना तर्क है कि आपने किस आधार पर लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 से 850 करने का निर्णय लिया है, पहली बात। दूसरा, विपक्ष का यह कहना है कि अभी न तो जनगणना पूरी हुई न जाति जनगणना पूरी हुई है, तब कैसे आप लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए और परिसीमन की बात कर रहे हैं। अभी जो बिल पेश किया गया उसके हिसाब से 543 से 850 यानी 207 सीटें बढ़ेंगी। माफ कीजिएगा, 307 सीटें बढ़ेंगी। 543 से 850, 307 लोकसभा क्षेत्रों में सीटें बढ़ेंगी। ये मतलब ये मोटा मोटी आप मान के चलिए कि 55% के करीब लोकसभा क्षेत्र जुड़ेंगे। इसमें बड़े राज्य जैसे उत्तर प्रदेश में सीट 80 से 120 होने की बात की जा रही है, बिहार में 40 से 60, तमिलनाडु में 39 से 60, और केंद्र शासित प्रदेशों से की जो सीटों का संख्या वो 35 हो जाएगा। साथ ही इसमें ये भी चर्चा है कि 1/3 सीट लोकसभा की अब महिलाओं के नाम आरक्षित हो जाएंगी और ये आंकड़ा होगा 273 का। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। विपक्ष के अपने कारण है कि देश में भी जनगणना पूरी नहीं हुई। अखिलेश यादव का साफ साफ कहना है कि जाति जनगणना पूरी नहीं हुई है, तो फिर इसमें कैसे डिसाइड होगा कि जो महिलाओं की सीट दी जा रही है 1/3, इसमें कितना दलितों को मिलेगा, कितना ओबीसी को, कितना सामान्य वर्ग को रहेगा। विपक्ष के अपने और एक तर्क और भी दिया कि इसमें मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व कैसे किया जाएगा, उनके लिए क्या व्यवस्था है। तो अमित शाह जी ने व्यंग करके बोला कि ऐसा करिए, आप 273 सीटों में सभी मुस्लिम महिलाएं लड़ाइए। लेकिन इस दौरान जब अखिलेश यादव अपना पक्ष रख रहे थे कि भाई जाति जनगणना हो जाए उसके बाद किया जाए, इतनी जल्दी क्यों है, और हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा हम ये चाहते हैं कि जब सारे आंकड़े आ जाए उसके बाद एक तो जनगणना के आंकड़े आ जाए, जाति जनगणना के आंकड़े हो जाए, मुस्लिम महिलाओं के लिए स्थिति स्पष्ट हो जाए, तब महिला आरक्षण लागू किया जाए और परिसीमन भी तभी किया जाए। और इस दौरान वो एक लाइन बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी को जब ओबीसी का वोट चाहिए होता है तो ओबीसी बन जाते हैं, और कुछ और बोल रहे थे। तब तक उनका जो माइक है उसको ऑफ कर दिया और ये लोगों को बड़ा नागवार गुजरा कि भाई देश के तीसरी बड़ी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश से जिस पार्टी के सबसे ज्यादा सांसद चुने गए, वो कुछ बात करते उनकी बात के समय माइक को पूरी बात नहीं होने दिया गया, माइक क्यों ऑफ कर दिया गया। तो पहली प्रतिक्रिया क्या है मनोज जी? एक तो आपकी पार्टी किन मुद्दों पर विरोध कर रही हो, तो बड़ा स्टैंड आपका क्लियर है और जनता को समझ में भी आ रहा है कि आप लोग का स्पष्ट मानना है कि महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब तक सारे आंकड़े नहीं आ जाते हैं जाति जनगणना के और जनगणना के, तब तक इसको नहीं लागू करना चाहिए। यही ना आपकी पार्टी का पक्ष है? और निश्चित तौर पे पाठक जी, जो आज का मुद्दा है वो बड़ी प्रासंगिक अवस्था में पहुंच गया है। यही सरकार जब जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो करा नहीं रही थी, जाति जनगणना की बात कर रहे थे तो कह रही थी कि देश में तमाम सारे विरोध हो जाएगा, तमाम सारी चीजें जो हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर वो बिगड़ जाएगा। और फिर जब महिला आरक्षण की बात करी हम लोगों ने, तो महिला आरक्षण कहा कि हम ये लेके आ रहे हैं, लेकिन ये 2029 तक और 32 तक लागू होगा, और अभी हम इसको ला नहीं पा रहे हैं और अभी बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं।
सरकार उल्टे पांव पीछे भाग रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार देश के जनता का मन मस्तिष्क घुमाना चाहती है। महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव है, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, और मुद्दों पे बात ना हो। कौन चुनाव के बीच में इस तरह का विधेयक लेके आता है? कौन लेके आता है? चुनाव में चुनाव करता है ना, 2 दिन के लिए विधेयक लाके थोड़ी नहीं कोई चुनाव के दौरान इस तरह की बातें करता है। उस स्टेट के सांसद चुनाव प्रचार कर रहे होते हैं, उस स्टेट के नेता जो हैं वो अपनी चुनावी प्रक्रिया में व्यस्त होते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल जो बड़ी संख्या में सीटें हैं, और तमिलनाडु लगभग, आप मोटा माटी ये मान लो कि लगभग 80 के सराउंडिंग सीटें हैं दोनों जगह मिला। 79 सीटों का रिप्रेजेंटेशन शून्य करके कोई आ भी जाएगा तो वो क्या डिबेट करेगा, क्या बात करेगा? वो अपना चुनाव लड़ेगा कि यहाँ पे आके इन मुद्दों पे बात करेगा? तो ये घटिया किस्म की सरकार जो है, जो इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और जो इनकी वैचारिकी को नहीं सपोर्ट करते हैं, फिर वो चाहे अगड़े हो, चाहे महिलाएं हो, आदिवासी हो, या वो लोग हो जो वैचारिकी के रूप में इनके साथ नहीं है, उन सब के खिलाफ है ये सरकार। और कुछ चुनिंदा लोगों को साथ लेके रख कर बहुमत की बात की जाए तो इस देश में विपक्ष क्यों बनाया गया? इसीलिए ना पाठक जी कि सत्ता, मान लीजिए 35% वोट मिला सत्ता को और विपक्ष को मिला 65% वोट, तो भले विपक्ष बिखर के लड़ा तो नहीं बहुमत में आ पाया, लेकिन 65% लोगों का भी तो मत आना चाहिए किसी भी चीज में। ये सरकार सिर्फ अपने वोट परसेंटेज के लोगों का ही ध्यान नहीं रख पा रही पूरी तरीके से, क्योंकि तमाम सारे पिछड़े लोगों ने वोट दिया बीजेपी को। माफ करना, बड़ी अदब के साथ में इस सरकार से पूछता हूं, और खाए ईश्वर की कसम की क्या मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया क्या? अरे हम कहते हैं सिया ने नहीं दिया हो, सुन्नी ने नहीं दिया होगा तो सिया ने दिया होगा, सिया ने कहीं नहीं दिया होगा तो सुन्नी ने दिया होगा। तो तमाम सारे ऐसी परिस्थितियां हैं जो हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग के लोगों ने वोट दिया है। अल्पसंख्यक हम कहते हैं तो अल्पसंख्यक का मतलब सिख भी होता है। सिख समुदाय के लोग, अलग बात है कि बीजेपी को बहुत नहीं पसंद करते, लेकिन बड़ी तादाद में वोट भी इनके पास आता है सिख समुदाय का, मिनिस्टर भी है। तो जब समाजवादी पार्टी बात करती है सबकी, तो उनका रिप्रेजेंट, महिला, आप आरक्षण शब्द दे रहे हो, कोई आपको आरक्षण से गुरेज तो है नहीं महिलाओं के। तो आरक्षण का मतलब होता है कि हम इनको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। तो जो पिछड़ी महिलाएं हैं, जो रियल में आरक्षण की जिनको नीड है, माफ करिएगा ये बात मैं बहुत सफाई के साथ और सच्चे मन से नहीं, अभी तो देखिए मनोज जी मेरी बात सुनिए, नहीं पहले मेरी बात तो सुनिए कि अभी जो आरक्षण है वो ओबीसी के लिए कोई आरक्षण है नहीं लोकसभा में। SC ST का आरक्षण है, 15% सीटें ST के लिए, ST के लिए 7%। अभी जब ओबीसी पुरुष के लिए आरक्षण नहीं है तो आप ओबीसी महिला के आरक्षण कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। ओबीसी महिलाओं का पंचायत में आरक्षण है, उत्तर प्रदेश में है, देश में है। पंचायत के साथ नगर निकाय में आरक्षण है, नगर निगमों में आरक्षण है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में तो नहीं है। हाँ ठीक है, नहीं है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण क्यों दिया जा रहा है ये बताइए। मेरा सवाल है सरकार से, क्यों दिया जा रहा है? उनके पिछड़ेपन की वजह से, उनकी राजनीति में सहभागिता ना होने की वजह से, इसीलिए तो आप महिलाओं को आरक्षण दे रहे हो। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जाति जनगणना से पहले सरकार कि अगर महिलाएं आरक्षण की, महिलाओं को आवश्यकता है तो पिछड़ी महिलाओं को भी आवश्यकता है, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण की आवश्यकता है, उनका भी रिजर्वेशन सेट किया जाए। और अगर ये सरकार पिछड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथाकथित स्वघोषित जिस तरह भी मान लेते हैं, और पिछड़ा बनकर इस देश के पिछड़ों का वोट लेने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या अपनी बहन बेटी, पिछड़े समाज की बहन बेटियों के बारे में नहीं सोच रहे हैं? मैं कोई मजाक करने के मूड में नहीं हूं। ये बात तो उन्होंने कहा था मैं पठान का बच्चा हूं, मैं उस डायलॉग को नहीं बोल रहा हूं। ये बात संभवतः अखिलेश यादव जी कहना चाह रहे थे, तभी उनका माइक ऑफ कर दिया गया।
देखिए, ये माइक ऑफ कर देंगे, आपकी जुबान पे ताला लगा देंगे, आपको जेल भेज देंगे, आप बोलोगे आपको डरवा देंगे, ये तो इनकी फितरत है। लेकिन तब माइक नहीं आप ऑफ कर पाए थे जब अंग्रेज बोल रहे थे इस देश के खिलाफ, तब तो नहीं कर पाए थे ये। तब तो अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, हाथ जोड़ रहे थे, पेंशन ले रहे थे। अरे हिम्मत थी तो तब उनके करते। किसी ने सही कहा था मुझसे, अरे इन संघियों ने सिर्फ एक ही आदमी को गोली मारी, वो हमारे परम पिता पूज्य महात्मा गांधी जी थे, उनको ही गोली मारी। और गोली तो अंग्रेजों को मारनी चाहिए थी। कोई मर्द का बच्चा बीजेपी में नहीं था, आरएसएस में नहीं था जो अंग्रेजों को गोली मार सकता। जो भगत सिंह ने, जो राजगुरु ने, जो चंद्रशेखर आजाद ने, जिन सब ने जो काम किया था वो काम तो नहीं कर पाए। मारा भी लेकिन तो किसको? जो एक बुजुर्ग इंसान था उसको गोली मारी, लेकिन कमजोर मनोज जो जी मैं इतनी इस अवस्था में पहुंच गया था। तो अगर इनको मनोज जी कुछ करना है जी। हाँ मनोज जी, एक आंकड़ा अभी सामने आया है, वो आंकड़ा विपक्ष के लिए भी चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी। इस बिल पे चर्चा हो इसके लिए मतदान कराया गया लोकसभा में। इतने महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करने के लिए टोटल 436 सांसद पहुंचे। टोटल 436 सांसद पहुंचे थे, जिसमें कि सत्ता पक्ष के 256 थे और विपक्ष के 186। तो ये जो टोटल 436 ही थे और आपका नंबर भी पूरा नहीं था, आपके भी सांसद 235 के करीब हैं इंडिया गठबंधन के, तो 235 सांसद होने चाहिए। प्लस सत्ता पक्ष के पास भी 295-96 का नंबर, उनके यहाँ भी 40 के करीब एब्सेंट है। लेकिन अगर मैं 436 की बात करूं तो 436 में जो 285 का आंकड़ा आया है, उससे तो ये बिल सरकार नहीं पास करा पाएगी, क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए उसको 293 वोट चाहिए था। वो नंबर तो इसके पास नहीं है। लेकिन विपक्ष का नंबर अभी 185 है। कल वोटिंग होते होते कहीं ऐसा ना हो जाए, चर्चा है कि विपक्ष के कुछ सांसद उसमें भाग न ले। मैं सपा के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं कि सपा का तो व्हिप जारी हो गया है तो लोग वहां रहेंगे, लेकिन अगर विपक्ष के कुछ सांसद वहां वोटिंग के समय उपलब्ध नहीं रहे तब तो ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि भाजपा के पास 285 का आंकड़ा तो आज है। मैं 436 में बात कर रहा हूं, थोड़ा सा पीछे। क्या विपक्ष इस मामले में पूरी तरह से एकजुट है? मीटिंग में तो आप लोग एकजुट दिखे, लेकिन क्या चर्चा में भी एकजुट रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए पाठक जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी का मैं प्रवक्ता हूं तो समाजवादी पार्टी की बात करूंगा। विपक्ष में हमारे नेता निश्चित तौर पे लीडर से बात करेंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी के सांसद या इंडिया अलायंस जो एनडीए गठबंधन है उसके सांसद क्यों नहीं है? क्या वो भी चुनावी प्रक्रिया में लगे हुए हैं? नहीं, वो तो कल, या अब कोई कल वोटिंग, साजिश है? कल हाँ, शाम को वोटिंग तक वोटिंग में है। भी हो सकता है, वोटिंग तक बहुत सारे सांसद पहुंच भी जाएं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये क्या हवाला दिया जा रहा है, ये क्यों हवाला दिया जा रहा है, और आनन फानन में ये क्यों अधिनियम लाया जा रहा है, क्यों इस पे चर्चा कराई जा रही है? नहीं, इस क्या पे तो समय चर्चा, नहीं था क्या? ये तो मैं बतौर पत्रकार मैं भी सोच रहा हूँ कि अचानक से क्यों लाया गया भाई, जब दो बड़े राज्यों में चुनाव होने बाकी है अभी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, और ऐसे समय वहां चुनाव चल रहा है, बीच में आप स्पेशल ये परिचर्चा आप मई में भी कर सकते थे। तो ये तो नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आज हमने एक वरिष्ठ पत्रकार से बात की, मनोज जी, वो ये कह रहे थे कि अमित शाह जी ने नंबर का जुगाड़ कर लिया होगा। मैंने कहा आप कैसे कह रहे हैं? क्या याद करिए, जब कश्मीर में धारा 370 हटानी थी और 35 से हटाना था तो उन्होंने नंबर मैनेज कर लिए थे। उनका ये कहना है कि ये लोकसभा सत्र तभी लाया गया होगा जब अमित शाह ने इंश्योर कर दिया होगा कि हम ये बिल पास करा ले जाएंगे। लेकिन अभी की जो वर्तमान परिस्थिति और जिस तरह की विपक्षी एकता दिख रही है, उसके हिसाब से तो ये पास होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि 2/3 नंबर सरकार के पास नहीं है। देखिए पाठक जी, सरकार का क्या मंशा है तो सरकार भली बात जानती है और देश भी जानता है, कमोबेशी देश जानता है।
आरएसएस की, बीजेपी की, मौजूदा सत्ता बैठे लोगों की ये मंशा है कि इस देश के पिछड़े समाज की महिलाओं को वो ताकत न मिले, क्योंकि मैं स्पष्ट रूप से ये बात कह दे रहा हूं, इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है और ना मैं डर के कोई बात कहने में विश्वास करता हूं। दरअसल में दलित समाज से बीजेपी को डर नहीं है, आरएसएस को डर नहीं है। वो अभी भी जानते हैं कि दलित समाज उनके सामने खड़े होकर लड़ाई की हिम्मत नहीं कर पाएगा। डर उनको इस देश के पिछड़े समाज के लोगों से है, जिनकी आबादी लगभग 55% से ऊपर है, और उन्हें मालूम है कि अगर ये पिछड़े लोग एक हो गए, एक जगह पा गए, एक धुरी पे चल गए, तो इस देश में सत्ता उसी की होगी जो पिछड़े चाहेंगे। किसी को हिंदू बना के, किसी को किसी पिछड़ी जात से दुश्मनी बना मनोज जी, ये सत्ता तो मनोज बनाए जी, हुए हैं। ये बताइए, मोदी जी खुद ओबीसी हैं, अभी नकली। बिहार में पहली, अब आप उनको, आप देखिए, आप भी गलत बात कह रहे हैं, ये गलत बात कह रहे हैं। अब मैं गलत बात अगर कह रहा हूं तो इसमें मेरी लाइन कंप्लीट हो जाने दीजिए। अगर हाँ। असली ओबीसी होते तो वो अपनी बहन बेटियों, पिछड़े समाज की बहन बेटियों के लिए लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह और विधानसभाओं में आरक्षण सुनिश्चित करते, क्योंकि अभी महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा तो क्या विधानसभा में नहीं लगेगा? एक मिनट, तो आप क्या आप क्या चाहते हैं? रुक जाइए, एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जब अभी आरक्षण लागू करने की बात की जा रही है, जब पास होगा, जब भी बिल और लोकसभा राज्यसभा के लिए पास होगा, तो क्या विधानसभाओं के लिए महिला आरक्षण नहीं पास होगा क्या? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो इस देश की 55% जो आबादी है, जिसकी आधी आबादी महिलाएं हैं, यानी कि इस देश के 55% आबादी की जो आधी महिलाएं हैं, उनके साथ नाइंसाफी क्यों? मैं कह रहा हूं ये देश माफ नहीं करेगा नरेंद्र मोदी जी को, माफ नहीं करेगा पाठक जी। अगर उन्होंने पिछड़ी बहन बेटियों को, अल्पसंख्यक बहन बेटियों को, चलो अल्पसंख्यक बहन बेटियों को किनारे कर देते हैं एक मिनट के लिए, नहीं देगी ये सरकार, दुश्मन समझती है अपना, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि शायद पिछड़ों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन आज की डेट में है, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश से आह्वान करता हूं, मेरे पिछड़े समाज के लोगों और ऐसे समाज के लोगों जो दूसरे समाज के साथ गैर बराबरी खत्म करना चाहते हैं, नहीं भेदभाव रखना चाहते हैं, सब एक समानता और सबको समान अधिकार हो, ऐसे चाहने वाले लोगों, मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी को दुनिया में नहीं माफ करेगी, ईश्वर नहीं माफ करेगा, क्योंकि ये नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। हम वही समाजवादी हैं जो जिन लोगों ने गरीब ईडब्ल्यूएस वाले लोगों के आरक्षण का विरोध नहीं किया, नहीं बिल्कुल विरोध किया, लेकिन पिछड़े समाज के लोगों के साथ इस देश में लगातार एक ऐसे पिछड़े प्रधानमंत्री, तथाकथित स्वघोषित प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है अत्याचार, जो शायद अब तक इस देश में न कभी हुआ है और न भविष्य की गोद में कभी होगा। इनसे लाख दर्जन अच्छे वो वीपी सिंह थे, जो जनरल थे, ठाकुर थे, उन्होंने इस देश के पिछड़े समाज के लोगों को आरक्षण दे दिया। लेकिन धिक्कार है ऐसे देश के प्रधानमंत्री और पिछड़े वर्ग से आने वाले प्रधानमंत्री जी पर, जिन्होंने इस देश की पिछड़ी बहन बेटियों को अनदेखा, अनसुना और पूरी तरीके से एक, कहते हैं, किनारे लगा दिया, उनका जीवन बर्बाद करने की पूरी व्यवस्था कर दी। ऐसे पिछड़े प्रधानमंत्री को देश और खासकर पिछड़ा समाज, न्याय प्रिय समाज, दलित समाज माफ नहीं करने वाला, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। जी मनोज जी, देखिए, आप कहते रहे कि भाजपा ओबीसी की विरोधी है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, बिहार में कल पहली बार स्वतंत्रता के इतने सालों बाद बिहार में पहली बार भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनी, वहां सम्राट चौधरी जी को बनाया गया जो कुशवाहा समाज से आते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि वो मोदी जी जब से आए तब तो ओबीसी, इसके पहले तो ओबीसी, आदिवासी, दलित मुख्यमंत्री की आप तुलना नहीं कर सकते, मतलब कल्पना नहीं कर सकते थे। अब तो पहले एक शिवराज सिंह चौहान हुआ करते थे, तो उसके बहुत पहले भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह को बनाया था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अब तो कई मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछड़े समाज के हैं। मध्य प्रदेश में पिछड़ों को कितने % आरक्षण आज की डेट में, आपको पता है? भैया आप चाहे जो भी कहे, लेकिन वहां तो वोट जबरदस्त पाना है। आप बताइए ना कितने % आरक्षण है भाई। आप सवाल, एक लोकतंत्र में पैमाना क्या होता है? मैं बता दे रहा हूं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछना चाह रहा हूं,
जानकारी लेना चाह रहा था। 14% आरक्षण है वहां पिछड़े समाज को। अब बताइए, तो नहीं, एसटी वर्ग का ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री तो क्या पिछड़ों की स्थितियां बदल गई? नहीं क्या तो बदल गई अब भाई बताइए ना। फिर भी तो चुनाव जीत रहे हैं। अब बिहार में आप लोगों चुनाव ने जीतने जाति की बात मतलब छोड़िए, बहुत गरीबी है मध्य प्रदेश नहीं में, सुनिए, सबको पता है। और ये बिहार सरकार में पैसे बांट बांट कर लोगों के मनोज जी अधिकारों को मनोज खत्म जी करती है। मनोज जी आप एक छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए। बिहार में जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी, जब नीतीश जी मुख्यमंत्री, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस भी थे, तब जाति जनगणना हुई बिहार में। उसके बाद आंकड़े सार्वजनिक हुए। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव होता, लोकसभा चुनाव होता, दोनों में इंडिया गठबंधन की करारी हार होती है। इसको क्या माना जाए? इसको क्या माना देखिए, जाए? मैं पाठक जी, मैं उस जीतली में चुनाव हारना जीतना वाली बात पे नहीं जाता हूँ। नहीं अब मैं सवाल हक ये है की कि बात करता हूँ। एक मिनट। देखिए, आप 10 सवाल पूछने का अधिकार रखते हैं, 10 सवाल पूछिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या समाजवादी पार्टी जो मांग कर रही है वो जायज मांग नहीं है क्या? अगर नहीं मुझे महिलाओं भी को आरक्षण चाहिए, नहीं, एक सेकंड, नहीं, महिलाओं को आरक्षण चाहिए, दलित महिलाओं को आरक्षण चाहिए, तो पिछड़े समाज की महिलाओं को, अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को क्यों आरक्षण नहीं चाहिए? क्या सरकार के पास उनका कितने परसेंट, पिछड़ों के पास इस देश की कितने प्रतिशत आप पूंजी है, ये आंकड़ा आ गया है क्या? नहीं आई है। सरकार क्या उस आंकड़े से संतुष्ट है क्या? नहीं सरकार मैं ये तो कहना चाह रही कि पिछड़े समाज की महिलाएं बहुत ताकतवर रूप से है, सक्षम हो गई हैं। उनकी जो सहभागिता है वो सभी सेक्टर्स में हो गई है। उनके पास इस देश में जमीन, पूंजी या व्यवस्थाओं पे कब्जा पूरी तरीके से हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में पिछड़े समाज की 27% महिलाएं जज हैं। हाई कोर्ट में 27% पिछड़े समाज, 27 का आधा जितना भी होता है, आप मोटा मोटा रख लीजिए 13-14 सीट, 13.5 सीट हुआ। क्या 13.5 सीटें पिछड़ी महिलाओं को लोकसभा, छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट, देश की सारी हाई कोर्ट या जो अन्य कोर्टें हैं या जो संस्थाएं, क्या सब में महिलाओं को मिल गया आरक्षण पिछड़े समाज की? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक बात कहता हूं कि लोगों को, जिस सरकार ने, जिनका आरक्षण नहीं है उनके लिए 50% आरक्षण कर रखा है, जिनका आरक्षण नहीं है उनके लिए 50 + 10 60% आरक्षण है। आप सोचिए क्या हो रहा है। एक जिसका बड़ी बात आरक्षण नहीं अभी है उनके लिए 60% आरक्षण, और जिनका नहीं आरक्षण है उनकी आरक्षण की सीमा को भी घटाया जा रहा है। ये क्यों किया जा रहा है? इस पे नहीं कौन मनोज जी आवाज उठाएगा? नहीं बिल्कुल ये सही। मैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण एक बात यह है, इस लड़ाई में कांग्रेस की सबसे बड़ी भूमिका होने जा रही है और पूरा देश कांग्रेस की तरफ देख रहा है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कांग्रेस का क्या स्टैंड है पिछड़े अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं के लिए। और अगर आप जो संदेशा बता रहे हैं कि ये बिल कहीं पास ना हो जाए विपक्ष के कुछ सांसदों की वजह से, तो मैं दावे से कह रहा हूं कि वो लोग गद्दार होंगे। वो लोग पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज की महिला, पुरुष, उन सब के प्रति गद्दारी का भाव रखते होंगे। उनका दल भले कोई हो, पाठक जी, इस बात का कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी दल अच्छा के हों वो। मनोज जी अभी एक सज्जन ने ट्वीट किया है एक्स पे, और उसपे तो चर्चा ही नहीं हो रही है कि आज तक राज्यसभा में न SC ST तक के लिए सीटें रिजर्व नहीं है। लोकसभा में तो आपने रिजर्व कर दी, SC ST में न रिजर्व है राज्यसभा में, ओबीसी तो छोड़ जाइए, पहली बात। और दूसरी बात कि राज्यों की विधान परिषद में भी SC ST के लिए सीटें रिजर्व नहीं है। तो एक तो आधा अधूरा आरक्षण सिर्फ लोकसभा में, राज्यसभा में क्यों नहीं है, जबकि दोनों के बराबर अधिकार हैं। दोनों के यहाँ अगर जब तक बिल पास नहीं होगा तब तक कानून नहीं बनेगा। तो इस पे सारे दल चुप है। दूसरी बात यह है कि मैं तो खुद मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरी राय यह है कि ये बिल अभी आने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जब जनगणना पूरी हो जाती, जाति जनगणना के आंकड़े आ जाते, और अभी चुनाव लोकसभा का 2029 में है, तो सारे आंकड़े जब 27-28 में आ जाते, उसके बाद ये लोग परिसीमन करते। और परिसीमन का जो तरीका वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तमिलनाडु जिस राज्य की आबादी कम है वहां भी आप 50% सीट बढ़ा रहे हैं,
उत्तर प्रदेश जहाँ आबादी ज्यादा है वहां भी 50% सीट बढ़ा रहे हैं। ये तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ ना भाई। यहाँ तो पे वही तो अन्याय के खिलाफ ये बात कही जा रही है, क्या नहीं कहा तो जाए। उसमें मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक आंकड़े ना आ जाएं तो लेकिन अब क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या योजना है, तो भाई मोदी जी और शाह जी एक ही जानते हैं। मनसा, एक ही योजना। आपको हो सकता है संदेह हो, पिछड़ों की सहभागिता खा डालो, क्योंकि और महिला दलितों को तो आरक्षण देना को, है, अच्छा महिला आरक्षण जब दलितों को तो 2023 देना में, है। नहीं मेरी बात और भी है, अगर महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हो गया था तो क्यों नहीं 543 में 1/3 सीटें 2024 के चुनाव में महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई। ये बिल तो ऑलरेडी पास हो चुका है, तब क्यों नहीं लागू किया गया? देखिए, तब ये आप लोगों ने भी आवाज नहीं सरकार उठाई, तब आप लोगों ने भी सरकार इस आवाज नहीं उठाई, नहीं तब नहीं आप नहीं लोगों ने नहीं, भी आवाज ऐसा नहीं कुछ उठाई। नहीं। देखिए देखिए, ये देश तमाम सारे मुद्दों से, आज तमाम आपके सारी सांसद समस्याओं से जूझ आज रहा है। आपके सांसद धर्मेंद्र यादव क्या कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से ज्यादा महिला सांसद हैं परसेंटेज वाइज, जितना सत्ता पक्ष के पास नहीं है। इस बात का तो आप क्रेडिट ले लेते हैं कि हमारी ज्यादा महिला सांसद जीत के आई हैं 37 नहीं में। देखिए पाठक जी, इन छोटे छोटे सवालों पे आप जाएंगे तो बड़े सवाल छोटे हो जाएंगे। नहीं मैं वो बड़ी तो ये कह बात रहे हैं फिर कि कहना चाह रहा हूँ। नहीं वो तो धर्मेंद्र यादव ने तो कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं के हक में लड़ाई लड़ी और हम लड़ते एक रहेंगे बात चाहे करते वो। हैं, एक बात करते हाँ हैं, एक बात करते हाँ। हैं। राज्यसभा में आरक्षण निहित नहीं है। नहीं मैं SC ST जानना के लिए भी नहीं चाहता है भाई, हूं, नहीं है किसी के लिए भी। और विधान परिषद में भी क्या नहीं है। वहां पे किस वर्ग के लोग सबसे ज्यादा हैं? अब ये तो भाई देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बताया बात है, जाए तब तो किस स्वाभाविक वर्ग सी के बात। लोग हैं? और आज तक इस दलितों को पे नहीं बस आरक्षण ना एक मिनट एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि इस देश की नियति क्या है, इस देश की सोच क्या है, इस देश की तो समझ क्या है, इस इसके लिए देश क्या। जिम्मेदार कौन? नहीं मैं जिम्मेदार नहीं, मैं सवाल पूछ लूं पूरा और सरकार जवाब दे, सरकार के लोग बताएं। क्या वहां 22% आरक्षण SC समाज को है? मैं कह रहा हूं नहीं नहीं आरक्षण लागू है। नहीं तो है, क्या 22% सांसद दलित हैं राज्यसभा में? नहीं है। क्या 27% पिछड़े लोग वहां बैठे हैं? नहीं OBC के लिए तो आरक्षण ही नहीं है, तो पहले लागू करना पड़ेगा मैं आपको। कह रहा हूं नहीं है, नहीं है आरक्षण, हाँ लेकिन हाँ। रिप्रेजेंटेशन उनको मिला वहां कि नहीं मिला? कोई तब किसी ये बिल तो पे होगी, किसी बिल पे। एक यही बात कहता हूं कि इस बिल को तो पास होना पड़ेगा। जब बिल पिछली बार पास हुआ था राज्यसभा से भी, जब उनके समाज के लोग ही नहीं होंगे, उनके प्रतिनिधित्व करने वाले वहां होंगे ही नहीं, तो पास फेल का क्या मतलब रह जाएगा, ये बताइए। तो आरक्षण जहां नहीं होगा, वहां इस देश की बड़ी आबादी के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग नहीं होंगे, तो उनकी आवाज कौन। अच्छा छोटी सी बात, आदरणीय राष्ट्रीय जी लोकसभा में ना होते, आदरणीय धर्मेंद्र जी लोकसभा में ना होते, आदरणीय खड़गे जी लोकसभा में ना या राज्यसभा में ना होते, या और पिछड़े समाज के लोग ना होते जो तमाम दलों में हैं, तो वो कौन पिछड़ों की आवाज उठाता? हमारा आरक्षण नहीं है फिर भी हम जीत के पहुंचे ना, हमारे नेता जीत के पहुंचे इसीलिए कि उस समाज के लोगों की आवाज उठाई जा सके। सरकार से कोई बंदूक तीर गोली नहीं चला रहा, सरकार से अपनी बात कह रहा। माइक बंद कर दिया जाएगा तो क्या मतलब है पाठक जी? ये तो राजतंत्र की स्थापना के लिए लगे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि मनवाद स्थापित करना चाहते हैं तो गलत नहीं होगा। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि इन सब बातों को ना कहा जाए, किसी को ठेस ना पहुंचे, लेकिन रियल में परिस्थितियां पाठक जी ऐसी हैं कि इस देश में राजतंत्र स्थापित करने के लिए RSS पूरी तरीके से कटिबद्ध हो गया है और इस देश की बड़ी आबादी को पूरी तरीके से हर ताकत में हटाना चाहता। नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण पॉलिसी लागू, नहीं है हाई कोर्टों में आरक्षण पॉलिसी लागू, नहीं है शासनिक व्यवस्था में आरक्षण पॉलिसी लागू। बताइए ना, कहां पे बैठे हैं पिछड़े समाज के लोग, कहां बैठे हैं दलित समाज के लोग, कहां उनके समाज के लोगों का हित करने वाले लोग कुर्सियों पे बैठे हैं? और अगर अन्याय की भावना ना होती तो ऐसे लोग निश्चित तौर पे उनको रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में भी दे रहे होते, सुप्रीम कोर्ट में भी दे रहे होते, हाई कोर्ट में भी दे रहे होते। ऐसा नहीं है कि दलित और पिछड़े समाज के काबिल लोग नहीं है, अल्पसंख्यक समाज के काबिल लोग नहीं है, बड़ी तादाद में है। सिर्फ एक वर्ग के लोग ही काबिल हैं। ये बात अब RSS को भूल जानी पड़ेगी
नहीं, इस देश पे कुछ समय के लिए आप राज कर सकते हो, लेकिन बारंबार समय के लिए राज नहीं करोगे। वो कहते नहीं, हो सकता है वो समाज कुंभकर्ण की नींद में सो गया हो सकता है आपने धर्म का नशा चखा दिया हो सकता है आपने उसको आपस में लड़ा दिया हो, लेकिन आने वाला समय सदैव नशे का नहीं रहेगा, सदैव आपस में लड़ने का नहीं रहेगा। और जब समय बदलेगा, तो मैंने कल ही ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी और आरएसएस के लोग सुन लें, अगर अन्याय अत्याचार इतना बड़ा होगा तो आने वाले समय में बीजेपी के ये लोग जो आज अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उनको कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, इस देश में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, अपने ही देश में बेगाने हो जाएंगे। क्योंकि आप अत्याचार कर रहे हो, हक अधिकार छीन रहे हो, तो फिर चाहे महिला आरक्षण बिल की हो, चाहे परसीमन की हो, चाहे आरक्षण की हो, इन सब पे सरकार को न्याय करना पड़ेगा। अन्यथा जनता कहती है हम आ रहे हैं, और जनता जब आएगी तो ना तेरी मशीनें और ना तेरा तंत्र कुछ नहीं काम करेगा। पाठक जी, ये बात मेरी याद रखिएगा, मैं रहूं ना रहूं, नहीं, मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन लोग क्रांति करने में पीछे नहीं रहेंगे। एक मिनट, अभी मैं अखिलेश यादव का लोकसभा में भाषण चल रहा था, उसके कुछ डिटेल्स आए हैं मेरे पास। अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाजपा ये बताए कि किस स्टेट में उसकी सरकार है, 21 राज्यों में देश में भाजपा की सरकार है, और उनके पास सिर्फ एक हाफ स्टेट दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री है। ये बताए कि 21 में कितने राज्यों में महिला मुख्यमंत्री है, पहली बात तो उन्होंने ये कही है। और कहा कि आप पूरे देश में इतने इनके विधायक चुने हैं, जिसमें 10% से ज्यादा इनके पास महिला विधायक तक नहीं है। तो वो बार बार कह रहे हैं महिला आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन वो बार बार इसी बात पे कह रहे हैं कि आप जो आंकड़े हैं लेटेस्ट वो आ जाने दीजिए, और जाति जनगणना के आंकड़े आ जाने दीजिए, ताकि उस हिसाब से ओबीसी एससी एसटी की आबादी को देखते हुए हम लोग फिर आरक्षण में संशोधन और आरक्षित सीटों की मांग करेंगे। तो भाजपा को तो एक तरह से उन्होंने फंसा दिया है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि आप बात कर रहे हैं महिला आरक्षण के खिलाफ, लेकिन 40,000 महिलाएं नोएडा में धरने पे बैठी हुई हैं, उनके बारे में सरकार क्या कह रही है। एक चीज और चल रही है कि यूपी में विधानसभा का चुनाव भी शायद टाला जा सकता है। मनोज जी, मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग बता रहे हैं कि महिला आरक्षण के नाम पे लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव को 6 महीने से साल भर तक टाला जा सकता है, और विधानसभा की सीटें 400 से 600 करने की बात हो रही है। तो भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जैसे अयोध्या में आ रहे हैं, ये 400 से 600 सीटें करेंगे तो भी ये हार जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव अगर टलता है 6 महीने साल भर यूपी में, तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, प्रतिक्रिया यही है कि सरकार अगर अन्याय की पराकाष्ठा पे जाना चाह रहे, परसीमन क्यों किया जा रहा है, किस आधार पे किया जा रहा है? जब आपके पास कास्ट सेंसस नहीं है, डाटा ही नहीं, तो फिर आप किस आधार पे परसीमन कर रहे हैं? मैं बता रहा हूं, 2011 के, हाँ, अगर 11 से आप करना चाह रहे हैं तो इनके पास आंकड़े हैं, देश के पास तो आंकड़े नहीं है कि किस जिले में महिलाओं का क्या अनुपात है, जाति जनगणना क्या है, यादव कम्युनिटी कितनी है, पाल कम्युनिटी कितनी है। हमारे पास तो नहीं है, सरकार के पास है, लेकिन सरकार ने सार्वजनिक नहीं किए। तो सरकार यहाँ चाल चल रही है, और चाल ये चल रही है कि वो देखेगी और परसीमन इस हिसाब से बनाएगी कि जिसमें पिछड़े समाज के लोगों को कैसे हराया जा सके, इस देश के तथाकथित नेताओं को कैसे हराया जा सके जो आवाज बनते हैं। एक नेता का उदाहरण देता हूं, लालू प्रसाद उठाइए, क्या किया, उस आवाज को दबाने के लिए उन पे चारा चोरी का आरोप लगा के सजा करा के उनको लोकसभा में जाने से रोक दिया। यही इस सरकार की मंशा है, यही सरकार की मंशा है परसीमन कराने का, कि वो अपने हिसाब से परसीमन क्षेत्र, महिला आरक्षण क्षेत्र, क्योंकि परिसीमन चल रहा है, शुरू हो गया है, तो परिसीमन के साथ महिला ऐसे क्षेत्रों को डिवाइड कर दिया जाए पाठक जी, कि विपक्ष के नेता, दारदार नेता, जो अपनी अपनी सीटों, ठीक उसी तरह, मैं बहुत हिम्मत से ये बात कर रहा हूं, ठीक उसी तरह जैसे नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ जाए, अमित शाह की औकात नहीं कि वो आके मैनपुरी से चुनाव लड़ जाए, तो वो ये चाहते हैं कि अपने माफिक सीटें बना लो, और अपने माफिक सीटें बना के विपक्ष के नेताओं की राजनीति को कमजोर कर दो। वो सिर्फ अपने ही चुनाव में उलझे रहे।
अच्छा, एक चीज और है जो बहुत महत्वपूर्ण बात अखिलेश यादव ने कही है, दर्शकों को मैं जानकारी दे दूं। उन्होंने लोकसभा के पटल पे जो कहा है कि मैं ये याद दिलाना चाहता हूं कि यूपी में पंचायत में महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा आरक्षण लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो जो ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमेशा से महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रही है, उन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण के पक्ष पे हैं, हमारे कुछ सवाल हैं। अगर हम अपनी बात करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हमेशा महिलाओं को पुरुषों के बराबर हिस्सेदारी, जिम्मेदारी हर क्षेत्र में देने की बात की। अगर महिला जागृत है तो पूरा समाज जागृत होना चाहता है। और फिर उन्होंने बोला कि पंचायतों में सबसे ज्यादा महिलाओं का आरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो बड़ा क्लियर स्टैंड है, ये तो देश सुन रहा है इस वक्त। निश्चित तौर पे पाठक जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। पंचायत में पिछड़ी महिलाओं को आरक्षण है, दलित महिलाओं को आरक्षण है। कौन सी आग लग गई पंचायत में, ये बताइए, कौन सी आग लग गई? कहां पंचायत की व्यवस्थाएं बिल्कुल खराब हो गई? क्या खराब हो गया? डेवलपमेंट देख लिया जाए कि जहां पिछड़े महिला की प्रधान है उसने कितना डेवलप किया है, जहां सवर्ण जात की प्रधान है उसने कितना डेवलप किया है, जहां दलित समाज की महिला उसने क्या किया है, या उस आरक्षण से वो कितना एम्पावरमेंट उनको मिल पाया है, महिलाओं में सशक्तिकरण कितना आया है, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, नहीं की जानी चाहिए? आंकड़े होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? ये सरकार इस देश को बर्बाद करने आई है। और मैं फिर कहता हूं कि इस कदर तक पिछड़ो समाज के लोगों, दलित समाज के लोगों सोच लेना, और दलित समाज के लोग खुश ना हो, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। वो आपको आरक्षण देके इसलिए संतुष्ट रखे हैं कि बड़े लोगों पे, पिछड़ों पे भी अत्याचार कर ले, और जब ये दलित एक नहीं होंगे तो दलितों पे भी अत्याचार कर लेंगे और पपेट बना के बैठा लेंगे, पपेट बना के बैठा लेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी पुरजोर तरीके से इस बात का विरोध करती है कि आरक्षण और परसीमन का तरीका जो होना चाहिए इस देश की पिछड़ी और सबसे बड़ी आबादी को ध्यान में रख के होना चाहिए। नेता आज है, कल नहीं होगा, लेकिन वर्ग हमेशा रहेगा और वर्ग के लोग हमेशा रहेंगे। तो उसके साथ अन्याय करोगे तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के साथ हो सकता है कल सशक्त होके कोई दूसरा समाज, दूसरा वर्ग अन्याय करना शुरू कर दे। समाजवादी पार्टी अन्याय नहीं चाहती किसी के साथ। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हर वर्ग के साथ लोगों को न्याय मिले, वो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगड़ा हो, कोई भी समाज हो, जैन समाज हो, बौद्ध समाज हो, ये पारसी समाज हो, सबके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, सबको हक अधिकार मिलना चाहिए। यही समाजवादी पार्टी की मांग। चलिए सर, बड़ी मजबूती से आपने अपना पक्ष रखा है। हम आपसे फिर कल तक हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपसे इस मुद्दे पे और फिर एक आध बार बात करें। और अभी जो आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।